अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाउ बच्चों, आज हम हमारा नया सबक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है फूलदार पौधों की इल्म तशरीह। ये जो फूलदार पौधों की इल्म तशरीह है, ये सबक पहले बहुत बड़ा था। अभी जो नया सिलेबस आया उस सिलेबस में इसमें से बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया है, रिड्यूस कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसको डिलीट कर दिया। तो अब ये जो सबक है, ये सबक के अंदर बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट भी है, अहम भी है, लेकिन इतना है कि ये सबक अब बहुत छोटा हो गया, तो उसमें से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चंस जो आएंगे वो ज़्यादा यहाँ से आने के चांसेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने क्या किया है, हज़फ किया। फिर इनके पास एक टारगेट होता है कि हर सबक से वो एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, उसका मतलब यहाँ से भी वो दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन तो बनाएंगे। इसलिए इस सबक को, हालांकि ये बहुत कम हो गया। फिर दूसरा ये कि ऐसी चीजें इन्होंने यहाँ से डिलीट कर दिए जो बहुत अहम थी एक सबक के बुनियादी चीजों को समझने के लिए, या किसी चीज की बुनियादी चीजों को समझने के लिए जो टॉपिक जरूरी थे, उनमें से इन्होंने वो कई सारे टॉपिक्स को हजफ कर दिया, डिलीट कर दिया। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती कि हम छोटी छोटी चीज को भी, अगर हमको वो बात नहीं समझ में आ रही, तो हमको उससे रिलेटेड कुछ चीजों को हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो अब जो नया सिलेबस के हिसाब से टॉपिक उन्होंने दिए हैं, हम उसके हिसाब से पढ़ते जाएंगे। लेकिन दरमियान में जो चीजें उन्होंने स्किप की वो भी मैं बताते चलूंगा कि ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन आपने याद रखना है कि जब आप स्टडी करेंगे और स्टडी करते हुए कुछ ऐसे पॉइंट रहेंगे जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप उसको स्टडी करने के लिए इसी पूरे सबक में जो टॉपिक डिलीट हो गए, उन्हीं से उस मालूमात को हासिल कर सकते हैं। तो याद रखना कि पूरे लेंदी चैप्टर के पीछे मत पढ़ना, जो जो टॉपिक एनसीईआरटी ने दिया बस हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन जहां जहां पर हमको प्रॉब्लम आएगी उसके लिए हम उन डिलीटेड टॉपिक से मदद लेंगे। बात समझ में? नाउ नाउ हमने इससे पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा, इससे फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा 12वीं जमात में। अब हम इसी पौधे के अंदर एक और सबक पढ़ रहे हैं, वो है उनकी एनाटॉमी। हमने पहले मॉर्फोलॉजी की बात की थी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? बाहर की साख। जैसे हमने कहा था कि पत्ते होते हैं, हमने कहा तना होता है, हमने कहा फूल होता है। बाहर की साख में उनके पास क्या क्या साख्तें होती है वो हमने बात किए थे। अब हम बात करने वाले हैं, अगर पत्ता होता है तो पत्ते के अंदर जो खलिए होते हैं, वो खलियों का अरेंजमेंट कैसा? जैसा ये दीवार है, दीवार दिखने के लिए आपको बाहर से एक बड़ी दीवार दिख रही है, हार्ड सरफेस दिख रहा है, मजबूती दिखाई दे रही है बाहर से, लेकिन अंदर क्या है? अंदर उसके अंदर रेती है, सीमेंट है, ईंटें हैं, उनकी एक तरतीब है, वो तरतीब के बाद ये दीवार बनी है। समझ में आ रहा है? फैन है, फैन घूमता रहता है, उसके तीन पत्तियां हैं, लेकिन उस फैन के अंदर क्या है? उस फैन के अंदर कुछ एल्यूमिनियम के तार है, वो तार को एक तरतीब के साथ जोड़ा गया है, बराबर। उसके अंदर कुछ बेरिंग्स है, वो बेरिंग्स को जोड़ा गया है, तब जाके ये पंखा घूमने के काबिल हुआ है। कार है, कार के अंदर इंजन है, लेकिन उस इंजन के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स है, उन पार्ट्स की वजह से वो इंजन चलता है। तो हमको ये समझना है कि जो मॉर्फोलॉजी हमने पहले पढ़ा था, जो साख्तें हमने पढ़ा था, उन साख्त को बुनियादी तौर पर बनाने के लिए अंदर से क्या क्या चीजों को इस्तेमाल किया गया। तो वैसे ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि पौधों की अंदरूनी साख्त क्या है, एनाटॉमी क्या है। ठीक है? तो एनाटॉमी जब बोला जाता है तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है अंदरूनी साख्त। एनाटॉमी का मतलब होता है अंदरूनी साख्त का मुताल्ला। ठीक है? और मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मीनिंग होता है बैरूनी, बैरूनी साख्त का मुताल्ला। जैसा अगर थोड़ी देर के लिए अगर मैं इंसानों की बात करूं, तो इंसानों की मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है कि उसका कलर क्या है, उसका हाइट क्या है, बराबर। लेकिन अंदरूनी साख्त की बात करूं तो उसका उसका बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे तो उसके अंदर कौन से खलिए हैं। आंख की बात करो तो आंख बाहर से बस सफेद दिखाई दे रही है, उसके ऊपर एक प्यूपिल है, कॉर्निया है, ये सब बाहर से दिख रहा है, लेकिन अंदर क्या है? तो अंदर खलिए है। कौन से खलिए है? तो वहां पर फोटो रिसेप्टर खलिए है, वहां पर सेंसरी खलिए है, उनकी मदद से ब्रेन तक सिग्नल जाता है, ब्रेन से जवाब आता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बैरूनी और हम बात कर रहे हैं अंदरूनी। तो जब हम बैरूनी की बात करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। और जब हम अंदरूनी की बात करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है?
एनाटॉमी। तो इसका मतलब इस सबक में हम जो चीज देखने वाले वो ये देखने वाले कि पौधों की अंदरूनी साख कैसी बनी होती है, उसको बनाने वाले खलिए कौन से होते हैं और उन खलियों की तरतीब किस तरह से की गई है। ठीक है ना। नाउ सबसे पहले कि अगर हम इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसके इंट्रोडक्शन में बुनियादी चीजें जिसको हमको पढ़ना है वो क्या है कि फॉर एग्जांपल जब हम बड़े जानदारों की बात करते हैं तो हमने बैरूनी साख्त की बात की, और बैरूनी साख्त में हमको क्या देखने को मिलती है, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब यकसानियत, और इसी तरह से हमको क्या देखने को मिलता है, तगय्युरात, मतलब क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन। तो जब हम बैरूनी साख्त को देखते हैं तो वहां पर यकसानियत और तगय्युर, वेरिएशन हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। नाउ इसी तरह से अगर हम अंदरूनी साख्त का मुताला करने जाए तो हमको क्या देखने को मिलेगा, उनमें भी बहुत ज्यादा मुशाबियत यानी सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, और उनमें भी बहुत ज्यादा इख्तलाफ यानी क्या देखने को मिलेगा, फर्क देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जब हम इस सबक की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं आला पौधों की। आला पौधों की मतलब हम जिनकी बात कर रहे हैं आमतौर पर वो होते हैं एंजियोस्पर्म। कौन से पौधों की बात होती है, एंजियोस्पर्म। अगर आपको याद होगा तो हमने प्लांट किंगडम में ये बात पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं उनके अलग अलग खानदान है, जैसे एल्गी, टेरोडोफाइट, ब्रायोफाइट, याद आ रहा है ना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो हम यहाँ पर स्पेशली खास करके जिस पौधे की हम बात करने वाले वो कौन है, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को हम कह रहे हैं कि वो कौन से पौधे होते हैं, आला पौधे। तो आला पौधों की अगर अंदरूनी शक्लियात यानी अंदरूनी अगर उनके स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं, शक्ल की बात करते हैं, और इसी तरह से फेलियात यानी अंदरूनी फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो अंदर होने वाले उनकी जो साख्ते हैं वो, और अंदरूनी तौर पे होने वाले काम की अगर हम बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि आप अगर इन दोनों की स्टडी कर रहे हैं, और स्पेशली आप किस साइड की बात कर रहे हैं, इंटरनल साइड की, अंदरूनी साख्त की, तब हम कहते हैं कि ये टॉपिक को एनाटॉमी, क्या कहते हैं उसको, एनाटॉमी। नाउ अंदरूनी साख्त के मुताल्लिक को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। नाउ पौधे की जो बुनियादी इकाई है वो क्या है, खलिया। फिर खलिए जब आपस में मुरक्किब होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, बाप। और जब बाप से मिलती है तो वो क्या बनाते हैं, उसको जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन। और जब ऑर्गन जुड़ते हैं तो हम क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो ये बुनियादी चीज को याद रखना है। नाउ पौधे के जो मुख्तलिफ आज़ा होते हैं उनके अंदर जो अंदरूनी साख्त होती है उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, इख्तिलाफ। अलग अलग साख्तें रहेगी। इख्तिलाफ देखने का मतलब क्या होगा, अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात करते हैं, ये एक फूल है, इस फूल के अंदर हमने एक लीफ लिया, एक फूल लिया और उसका तना लिया, तो हमको उनकी साख्तें जो देखने को मिल रही है, सेल की अरेंजमेंट, वो अलग अलग देखने को मिल रही है। जब हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं और जब उसको हम सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको उनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप की क्या देखने को मिलती है, अरेंजमेंट देखने को मिलती है, अलग अलग शक्लें अंदर देखने को मिलती है। इसका मतलब बजाहिर तो वो हमको ऐसा लग रहा है कि सब एक जैसा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर जब हम देखते हैं तो वो सब हमको अलग अलग दिखाई देता है। जैसे हमारे पास बिल्डिंग है, घर है, सारे घर एक जैसे रहते हैं, लेकिन जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो हमको अंदर फर्क देखने को मिलता है कि किसी का बेडरूम, किसी का किचन अलग अलग अंदाज में बना हुआ है, अलग अलग अरेंज है। तो इसी तरह से खलिए जो हम पौधों को देखते हैं तो पौधे हमको देखने को लगता है कि यार इसके पास भी पत्ता है, इसके पास भी तना है, लेकिन जब हम उस पत्ते को जब हम अंदरूनी तौर पे जाके देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि आम के पौधे के पत्ते की अरेंजमेंट और नीम के पौधे के पत्ते की अरेंजमेंट में फर्क दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से हम कह रहे हैं कि जो अंदरूनी साख्त होती है उनमें हमको क्या देखने को मिलता है, इख्तिलाफ देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है, फर्क देखने को मिलता है। नाउ एंजियोस्पर्म में अगर बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म में हमने कहा कि दो तरह के पौधे होते हैं। एक जो पौधा होता है उसको हम कहते हैं डाइकोटिलीडॉन, और एक को हम कहते हैं मोनोकोटिलीडॉन। एक को हम कहते हैं यकबर्गी और दूसरे को हम कहते हैं दो वर्गी। तो एक को डायकोटिलीडॉन, दो वर्गी, या हम जिसको कहते हैं एक दाल वाला और दूसरे को कहते हैं दो दाल वाले पौधे, है ना। इससे पहले भी हमारी बात हुई। दो वर्गी का एग्जाम्पल कौन है, चने, है ना। तो चने को जब चने का बीज टूटता है तो उससे दो दालें बनती है, तो हम बोलेंगे उसको दो वर्गी। और गेहूं एक दाली। नाउ पौधे की एनाटॉमी की नजर से एक दूसरे से हमको क्या देखते हैं, मुख्तलिफ। यानी हम जब बात करते हैं यकबर्गी और दो वर्गी, तो ये यकबर्गी दो वर्गी इनके बीच में फर्क कहां से आया,
तो फर्क उनका जब आया, जब उनकी क्या स्टडी की गई, एनाटॉमी यानी अंदरूनी साख्त की जब उनकी स्टडी की गई, तो समझ में आया कि ये दोनों पौधे एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है, अलग अलग है। इसलिए उनको फिर अलग अलग क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया, अलग अलग रखा गया। तो हम जब कहते हैं कि पौधों के अंदर हमने फर्क किया, क्लासिफाई किया, जिस तरह से हम कहते हैं कि जानदारों को हमने अलग अलग किया, किस बुनियाद पे अलग अलग किया, तो उनके अंदर मौजूद खुसूसियात, तो कुछ खुसूसियात ऐसी होती है जो अलग होती है, जिसकी बुनियाद पे उनको हमने एक अलग ग्रुप में रख दिया। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि हमने दो वर्गी, एक वर्गी पौधे को उनकी एनाटॉमी की बुनियाद पे क्या किया, अलग किया। नाउ हम एक और बात कहते हैं कि मुख्तलिफ माहौल में रहने वाले जो पौधे होते हैं, उनकी अंदरूनी साख्त को अगर हम बात करते हैं, तो उन्होंने क्या इज़हार किया, उन्होंने अडेप्टेशन का इज़हार किया। अडेप्टेशन किसको कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं किसी भी माहौल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना, किसी भी माहौल के हिसाब से अपने आप को जिंदा रखने के लिए तब्दील करना। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो जमीन पे रहते हैं, कुछ पौधे ऐसे पानी में रहते हैं जहाँ नमक की क्वांटिटी ज्यादा होती है, कुछ पौधे ऐसे पानी में रहते हैं जहाँ पर शक्कर की क्वांटिटी यानी मीठा पानी ज्यादा हो, शक्कर मतलब मीठा पानी वहां ज्यादा होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि पौधों ने अपने आप को अलग अलग माहौल के हिसाब से क्या करके रखा है, अडेप्ट करके रखा है, यानी बदल के रखा है। जैसा हमें, हमारे में से कुछ लोग रेगिस्तान में रह रहे हैं, वहां तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तब भी वहां पर वो जिंदा है। कुछ लोग पोलार रीजन पे रहते हैं, यानी ऐसे रीजन में रहते हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत कम है, वहां पर भी वो जिंदा रह रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी अंदरूनी साख्त को क्या किया, उस माहौल के हिसाब से बदल दिया। बात समझ में आ रही है। तो हम जब अपने आप को तब्दील करते हैं माहौल के हिसाब से, तब उस अमल को बोला जाता है अडेप्टेशन, तवाफुक। और यही अडेप्टेशन का प्रोसेस हम आगे चल के जब इवोल्यूशन सबक पढ़ेंगे, जब इर्तिखा पढ़ेंगे, तो वहां पर हम पढ़ेंगे। जैसा अभी हम लोग हैं, हम लोगों ने क्या किया, अब आप 12वीं जमात में आए तो अपने आप 12वीं जमात के हिसाब से अपने आप को क्या किया, तब्दील किया। आपकी सोच उस लेवल पे चले गए। अब आप जो पहली जमात में रहे होंगे तब आपकी सोच कुछ अलग होगी। या अगर आप औरंगाबाद में रह रहे हैं, अगर आप औरंगाबाद से मुंबई चले जाए तो वहां के माहौल के हिसाब से आप अपने आप को क्या करेंगे, तब्दील करेंगे। मुंबई से अगर आप अमेरिका चले गए तो वहां के माहौल के हिसाब से तब्दील करेंगे। तो जब हम हमारे अपने अंदर माहौल के हिसाब से तब्दीली लाते हैं, उस अमल को क्या बोला जाता है, अडेप्टेशन। बात समझ में। तो एक अमल होता है जिसको बोला जाता है अडेप्टेशन, तवाफुक, माहौल के हिसाब से अपने आप को तब्दील करना ताकि आप उस माहौल में जिंदा रह सके। उस अमल को क्या बोला जाता है, अडेप्टेशन। जैसे मछली है, मछली को अगर आपने जमीन पे ला लिया, तो जमीन को पर अगर उसको जिंदा रहना है तो उसको अपने आप में तब्दीली लाना पड़ेगा ताकि वो जमीन पे क्या रहे, जिंदा रहे। तो अगर वो अपने अंदर तब्दीली ला लेती है तो अपने हमारी बचपन वाली जो नज़म है वो तो गलत हो जाएंगी कि मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। मतलब समझाना बस इतना है कि जब भी किसी जानदार को जिंदा रहना है किसी दूसरे माहौल में, तो उसको अपने आप को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, अडेप्टेशन लाना पड़ता है। ठीक है ना। अब जो पुराना सबक था, उस पुराने सबक में बाफ्त बोल के, टिश्यू बोल के ये पूरा टॉपिक था। इस मरतबा इसको डिलीट कर दिया। उसमें मेरिस्टेमेटिक बाफ्त थी, उसको डिलीट कर दिया। उसी तरह से ये सारा टॉपिक जो था पुख्ता बाफ्त, परमानेंट टिश्यू, इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यूज थे, इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद बाफ्त का निजाम। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो चीज उन्होंने रखी है वो सिर्फ बाफ्त का निजाम है, यानी टिश्यू टिश्यू। तो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसको हम पढ़ें। अब जो चीजें इससे पहले रह गई तो उसमें कई सारे टॉपिक्स ऐसे जो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, और अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहे तो आप वहां जाके उससे रहनुमाई लेंगे। ठीक है। तो हम इसलिए उन टॉपिक्स को छोड़ रहे हैं क्योंकि अक्सर ये हो रहा है कि हम उन टॉपिक्स को अगर पढ़ने लगते हैं तो होता ये है कि वो चीजें बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो उसमें उलझ जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी ने जितना सिलेबस में हमको दिया हम उतना ही पढ़ने वाले हैं, उससे ज्यादा हम उलझेंगे नहीं। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास बाफ्त का निजाम है। बाफ्त का मतलब क्या होता है, बाफ्त का मतलब होता है टिश्यू। तो यहाँ पर जो टिश्यू सिस्टम है उसकी हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से टिश्यू होते हैं जो पौधे के अंदर नज्म को चलाते हैं या सिस्टम को चलाते हैं। तो बाफ्त का निजाम, हम उसको क्या करें, द टिश्यू सिस्टम। ना
इससे पहले हमने जितने भी बात की है ना, तो ये यहाँ पर जो बोला गया, तो हमने इससे पहले यानी इससे पहले जो टॉपिक था उसके अंदर जो डिस्कशन चल रहा था वो किसका चल रहा था, खलियों का, क्योंकि हमने बोला कि खलियों से क्या बनते हैं, बाफ्त, बराबर, और बाफ्त से क्या बनते हैं, वुजू। तो इसलिए जो इससे पहले वाला सबक था वो खलियों, इससे पहले वाले जो टॉपिक थे उसमें अलग अलग किस्म के पौधों में रहने वाले खलियों को बताया गया, लेकिन वो टॉपिक यहाँ पर हज़फ हो गया। इसलिए अब जब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो भी हमने टॉपिक पे बात किए थे, खलियों की मौजूदगी की बात की थी, और खलियों की मौजूदगी की बिना पर बाफ्त की क्या होती है, अलग अलग अकसाम होती है। तो अब हम यहाँ पर अलग अलग बाफ्तों की क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। नाउ अब हम इन बाफ्त के बारे में बहस करेंगे जो पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद होते हैं। अब पौधों के मुख्तलिफ हिस्से कौन से, पत्ते, जड़, तना, ठीक है, और इसी तरह से फूल। फिर इनकी साख्त और फेल का जो इन्हिसार है वो भी किस पर होता है, इस बात पर होता है कि पौधे के किस हिस्से में वो मौजूद है। यानी अलग अलग बाफ्त की मौजूदगी पौधे के अंदर अलग अलग काम करती है। जैसे जड़ है, जड़ क्या काम करती है, जड़ पानी को लेगी, जज्ब करेगी, एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी, पानी और ग़िज़ाइयत को जज्ब करेंगी और तने को पहुंचाएगी। तना क्या काम करेगा, तना जड़ से जो चीजें मिली हुई है उसको पत्तों तक पहुंचाएगा। पत्ते क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस का अमल करेंगे और जो भी ग़िज़ा बनेगी वो तने को देंगे और जड़ को देंगे। तो इस तरह से क्या हो गया कि जड़ के अंदर जो खलिए हैं उनका काम ये है कि वो एब्जॉर्प्शन करे, तनों के अंदर जो खलिए है उनका काम ये है कि जो चीज जड़ ने दी है वो पत्तों को पहुंचाए। पत्तों का काम ये है कि वो फोटोसिंथेसिस करे, फोटोसिंथेसिस करके ग़िज़ा बने और उस ग़िज़ा को किसको दे, तने को दे, ताकि तना किसको पहुंचाए, जड़ को। तो इस तरह से क्या होता है हमारे जिस्म के पौधों के अंदर जो अलग अलग खलिए हैं उनकी लोकेशन वो कहाँ पर मौजूद है, इस बुनियाद पर वहां पर क्या हो गए, काम हो गए। तो बुनियादी तौर पर याद रखना है कि जो पौधे हैं उन पौधों के अंदर मुख्तलिफ हिस्से हैं और उन मुख्तलिफ हिस्सों की जो साख्त है और जो अफ़ाल है उसका इन्हिसार उस पर है कि वो पौधे की किस जगह पर मौजूद है। अगर वो जड़ में है तो एब्जॉर्प्शन करेंगे, तने में है ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, लीफ में है फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। और इस तरह से ना पौधों में आमतौर पे तीन तरह के बाफ्ती निजाम है। कितने निजाम है, तीन तरह के। कौन कौन से बाफ्ती निजाम है, एक को बोला जाता है एपिडर्मल, क्या बोला जाता है, एपिडर्मल बाफ्ती निजाम। दूसरा होता है उसको बोला जाता है ग्राउंड या बुनियादी बाफ्ती निजाम। कौन सा होता है, ग्राउंड यानी बुनियादी बाफ्ती निजाम। और तीसरा होता है वाई बाफ्ती निजाम या उसको बोला जाता है वेस्क्यूलर, क्या बोला जाता है इसको, वेस्क्युलर सिस्टम। तो ये तीन तरह के हमको क्या देखने को मिलते हैं, निजाम देखने को मिलते हैं जो पौधों के अंदर मौजूद होते हैं। नाउ अब एपिडर्मल बाफ्ती निजाम की अगर हम बात करते हैं, एपिडर्मल बाफ्ती निजाम, तो बेसिकली एपिडर्मल बाफ्ती निजाम होता क्या है। जैसे हमने इससे पहले भी कहा कि हमारी जो स्किन है ये एपिडर्मिस है यानी बाहरी है। इसका मतलब ये एपिडर्मल बाफ्ती निजाम भी क्या करेगा, जो भी पौधे हैं उस पौधे का चाहे वो जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ते हो, उसके बाहर की जो लेयर होगी वो क्या बनाएगी, एपिडर्मल बाफ्ती निजाम। ना उसको समझते हैं तो आपको बात और क्लियर होगी। सबसे पहले एपिडर्मल बाफ्ती निजाम जो होते हैं ये पौधे की सबसे बाहरी गिलाफ बनाते हैं। बात क्लियर हो गई। तो एपिडर्मिस कहां पर होती है, सबसे बाहर। फिर ये जो एपिडर्मल खलिए होते हैं यानी ये जो एपिडर्मल बनाने वाले होते हैं इनमें कौन होता है, इसमें स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेजेस। कौन होते हैं इसमें, कौन कौन होता है इसमें, स्टोमेटा और दूसरा कौन होते हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस जैसे ट्राइकोन्स। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर याद रखना है कि ये जो एपिडर्मल बाफ्ती निजाम है इसको बनाने वाले जो खली है उनमें से एक खलिया क्या बनाएगा, वो बनाएगा स्टोमेटा, और दूसरा क्या बनाएगा, दूसरा जो बनाएंगे वो रहेंगे एपिडर्मल अपेंडेजेस। अब ये एपिडर्मल अपेंडेजेस क्या है, क्यों है, इसकी हम बात करेंगे। उसमें से एक जो नाम है वो है ट्राइकोसोम। ठीक है, ये क्या होते हैं, कैसा होता है, क्या काम करते हैं, इसकी हम बात करेंगे। नाउ एपिडर्मिस प्राइमरी पौधे के जिस्म की सबसे बाहरी परत है। अगर हम एपिडर्मिस की बात करते हैं तो एपिडर्मिस जो होती है ये प्राइमरी, तो प्राइमरी एपिडर्मिस, असल में उसका नाम इस तरह से ट्रांसलेशन के दौरान में गड़बड़ हो गया, प्राइमरी एपिडर्मिस। तो प्राइमरी एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहली और बाहरी परत होती है उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी एपिडर्मिस। फिर ये जो होती है ये लंबे
और एक दूसरे के करीब और मुसलसिल खलियों की क्या होती है, परत। यानी ये जो परत बनी होती है, इस परत के अंदर जितने भी खलिए होते हैं वो खलिए कैसे होते हैं, एक तो वो लॉन्ग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, और फिर दूसरा ये होता है कि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या होते हैं, करीब होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। फिर दूसरा, ये उमूमन गहरे, गहरे होने का मतलब ये डीप होते हैं, यानी उस अज़ू के अंदर ज्यादा गहरे होते हैं। नाउ इपीडर्मल जो खलिए होते हैं वो पैरन कायमा के होते हैं। अब मैंने इसलिए पहले बोला था कि हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के खलिए हैं, जैसे पैरन कायमा। अब ये पैरन कायमा खलिया क्या है, इसको अगर हमको समझना है तो हमको पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाके हमको बात समझ में आएगी कि पैरन कायमा किसको कहते हैं। मैं सब एक मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ कि अगर आपको ये अल्फाज के मीनिंग नहीं मालूम है तो आपने क्या करना है, इसी सबक में पीछे जाना है। पैरन कायमा, कोलेरन कायमा। तो ये पैरन कायमा, कोलेरन कायमा क्या होते हैं, ये खलिए होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे अलग अलग क्या बनाते हैं, उजू बनाते हैं। ये पैरन कायमा और कोलेरन कायमा को क्या बुलाता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कुछ चीजों को पीछे जा जाके पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पढ़ना पड़ेगा ताकि हमको बात समझ में आए कि पूरा जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये ए है, ये पैरन कायमा। तो ये जो खलिए है पैरन कायमा, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है और ये बड़े बड़े खलिए होते हैं। और ये बड़े बड़े खलिए जब अरेंज होते हैं तो इनकी वजह से क्या बनता है, इनकी वजह से हमारी एपिडर्मिस लेयर बनती है, यानी बैरूनी तह बनती है। तो इनको थोड़ा सा मतलब एग्जामिनेशन में पैरन कायमा पूछा जाए तो बात होगी, लेकिन आमतौर पे ये पूछेगा कि जो एपिडर्मल निजाम है, इस एपिडर्मल निजाम में जो प्राइमरी लेयर है उसमें किस तरह के खलिए होते हैं, तो हम ये करें कि एपिडर्मल खलिए में यहाँ पर कौन होते हैं, पैरन कायमा टाइप के खलिए होते हैं। अब अगर आपको पैरन कायमा क्या होता है इसको अगर ज्यादा समझना है तो फिर हम उसकी डेफिनेशन को भी यहाँ पर लिख कर रखें ताकि हमको वो बार बार रिपीट करने में क्या हो, आसानी हो ना। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये जो होते हैं इनमें अंदरूनी दीवारों पर साइटोप्लाज्म की पतली परत होती है और बीच में क्या होता है, एक बड़ा सा वैक्यूल, यानी एक बड़ी सी खाली जगह होती है ना। इनकी जो बाहरी सतह होती है उमूमन ये मोटे क्यूटिकल गिलाफ से क्या होती है, ढकी होती है। यानी ये जो बाहरी तह होती है उस बाहरी तह के ऊपर क्या मौजूद होती है, एक क्यूटिकल। क्यूटिकल मतलब ये होता है कि ये मजबूत तह है जो क्या करने वाली है, उनका प्रोटेक्शन करने वाली, उनको बचा के रखने वाली। जैसा पत्ते को अगर आप देखते हैं तो पत्ते के ऊपर आपको क्या दिखती है, चमक देखने को मिलती है, चमक। और वो जो चमक है वो चमक आती है क्यूटिकल लेयर की वजह से। क्यूटिकल लेयर आमतौर पे ये नॉन सेलुलर होते हैं। नॉन सेलुलर मतलब ये खलियों से बने हुए नहीं होते बल्कि ये कुछ सिक्रेटिंग मटेरियल होता है। उस सिक्रेटिंग मटेरियल की वजह से वो क्यूटिकल लेयर बनी होती है, बैरूनी तह बनी होती है जो हिफाजत। जैसा हमारे पास प्लास्टर हम करते हैं तो प्लास्टर इसलिए करते हैं ताकि दीवार की क्या हो, हिफाजत हो। तो प्लास्टर, प्लास्टर के अंदर जो दीवार है उस दीवार के अंदर क्या होती है, ईंटें लगी हुई होती है। तो ऐसे खलिए है, खलियों के ऊपर एक प्लास्टर की तह चढ़ी हुई है, वो होती है क्यूटिकल। नाउ अब ये क्या करती है क्यूटिकल, इनको खलिए को पानी के नुकसान से क्या करती है, बचाती है। तो इसमें बात समझ, इस तरह से गिलाफ, जिस तरह से मैंने प्लास्टर की आपको एग्जांपल दिया जो दीवार के अंदर पानी को जाने से क्या करेगा, रोकेगा, वैसे ही पौधों के अंदर जो एपिडर्मल लेयर होती है उसके जितने भी खलिए होते हैं उनके ऊपर एक तह चढ़ी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल। और ये पानी से उनकी क्या करती है, हिफाजत। फिर जड़ों में ये जो क्यूटिकल है ये मौजूद नहीं होती। क्यों, अगर क्यूटिकल लेयर जड़ों पे मौजूद रहेंगी तो जड़ें पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगी कि, और जड़ों को काम क्या है, पानी का जज्ब करने का। नाउ स्टोमेटा, स्टोमेटा पत्तों की एपिडर्मिस में मौजूद होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टोमेटा क्या होता है हम आगे चल के अभी 2 मिनट में पढ़ेंगे कि स्टोमेटा असल में पत्तों के ऊपर एक तरह की खिड़की, एक तरह का दरवाजा है जिसके जरिए ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। फिर हाँ, तो अंदर आने जाने के लिए यानी ऑक्सीजन भी अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर आएंगे। उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा और क्या बनाएगा, ग्लूकोज। तो इस तरह के अमल के लिए वहां पर क्या होती है, स्टोमेटा। नाउ दूसरा, ये ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं सीरियान उर्दू में। इसका मतलब होता है पानी का बहना, पानी का लॉस होना। जैसे सूरज की रोशनी ज्यादा होती है तो सूरज की रोशनी ज्यादा होने की वजह से पत्ते को अपने आप को बचाना है तो पत्ता अपने अंदर क्या करेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। और उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा, अपने अंदर से पानी को खारिज करेगा।
अब पानी को खारिज करने के लिए वो क्या करेगा, पानी को खारिज करने के लिए वो स्ट्रोमेटा को ओपन करेगा, और स्ट्रोमेटा ओपन होंगे तो उसके अंदर से क्या निकलना शुरू हो जाएगा, पानी। उस अमल को क्या बोला जाता है, ट्रांसपिरेशन। अब तीसरा, स्ट्रोमेटा क्या करती है, स्ट्रोमेटा गैस की आमदोरफ्त, जो अभी हमारी बात हुई, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाना होता है तो उसको वो क्या करती है, रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है। तो स्ट्रोमेटा ये जो पत्ते होते हैं उन पत्तों की दीवार पर मौजूद होती है। फिर हर स्ट्रोमेटा में दो बैंड या बीन, जहां आमतौर पे उर्दू में उन्होंने इस तरह से लिखा है तो हम उसको बैनुल क़ौमी पढ़ते हैं, लेकिन असल में वो बीन, बीन का मतलब क्या होता है, बीन का मतलब होता है फली। तो जिस तरह से हमारे पास मूंग की फली होती है, उसकी साख के यहाँ पर दो खलिये होते हैं जिन्हें यहाँ पर क्या बोला जाता है, गाढ़ खलिये। इसका मतलब जो स्टोमेटा है, कौन है, स्टोमेटा है, इसको बनाने वाले जो खलिये है वो है गार्ड, गार्ड सेल। उनका नाम याद रखिए, क्या नाम है उन सेल का, गार्ड सेल। तो बुनियादी तौर पर याद रखना है कि जब हम लीफ की बात करते हैं, पत्तों की बात करते हैं, तो पत्तों के ऊपर जो खलिये होते हैं या जो एपिडर्मल तह होती है, उस एपिडर्मल तह में एक होती है स्ट्रोमेटा। तो एक हो गया वहां पर एपिडर्मल खलिये, दूसरा होता है स्ट्रोमेटा। ना यहाँ देखिए ये स्ट्रोमेटा है, ठीक है। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये पत्ता है और ये जो साख्त आपको देखने को मिल रही है वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और ये साख्त जो है, इस साख्त में आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो हमने कहा कि इस साख्त को बनाने वाला जो खलिये है, ये वाले खलिये देखिए, ये खलिये जो है ये बीन शेप खलिये, और यहां से है ओपनिंग, ये रास्ता है, तो इसको बुलाया था स्ट्रोमेटल अपर्चर। स्ट्रोमेटल अपर्चर मतलब स्टोमेटा का रास्ता या स्टोमेटा का होल, ओपनिंग, सुराख, ठीक है। और ये जो खलिये है ये कौन है, गार्ड सेल, ये वाले जो है ये गार्ड सेल है। अब इन गार्ड सेल के अंदर कौन मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये जो हिस्सा है किसका है, पत्ते का, और पत्तों में क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट। इसी तरह से यहां पर देखिए कि ये जो गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल देखिए पहले कैसे थे, ये गार्ड सेल पहले बंद थे, ठीक है। ये गार्ड सेल पहले सिकुड़े हुए थे। ये गार्ड सेल को जैसी सिग्नल मिलता तो ये सिकुड़े हुए सेल फैल जाते, जैसे ये फैलेंगे तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो स्टोमेटा बंद थी वो स्टोमेटा क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। इसका मतलब जैसे स्टोमेटा खुलेंगी तो क्या होगा, पानी खारिज होना शुरू होगा। स्टोमेटा खुलेंगी तो गैसेस का तबादला होगा, लेकिन जब गैसों का तबादला नहीं करना है, जब पानी को खारिज नहीं करना है, तो स्टोमेटा क्या हो जाएगी, बंद। जैसा रात हो गई तो रात में अब, या दिन हो गया, सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा लॉस होगा, तो दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है, सूरज की रोशनी भी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, पानी को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टोमेटा को बंद कर दो। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब लीफ को जिंदा रखना है, लीफ को जिंदा रखना है मतलब उसके अंदर पानी के सर्कुलेशन को, पानी के दौरान को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, ट्रांसपिरेशन होना चाहिए ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो अब जो बंद स्टोमेटा थी वो क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो होगी ये कौन से खलिये करेंगे, गार्ड सेल। तो जब गार्ड सेल, जब वो स्टोमेटा ओपन होंगे तो गार्ड सेल खुले हुए होंगे, और जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो गार्ड सेल कंस्ट्रिक्ट होंगे, बंद होंगे, सिकुड़े हुए होंगे, ठीक है। नाउ अब इस बात को थोड़ा यहां पर समझते जो मैंने बोला। नाउ घास जो होती है, घास, तो घास में ये जो गार्ड खलिये होते हैं ये डम्बेल शेप होते हैं ना, ये डम्बेल इस तरह से है ना, बॉडी बिल्डर जिस तरह से होता है तो वो डम्बेल शेप होते हैं। फिर इनकी जो बाहरी दीवार होती है ये पतली होती है, और अंदरूनी जो वो दीवार होती है इनकी ये थोड़ी सी मोटी होती है। अब बाहरी दीवार जो है ये पतली क्यों है और अंदरूनी दीवार ये मोटी क्यों है, इसलिए ताकि जब ये खुले तो ये इस तरह से खुले कि अंदर की जानिब में एक होल बन जाए और बाहर की जानिब में उभार आ जाए, ताकि क्या हो कि एक रास्ता बने और उस रास्ते से आसानी से क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके, तबादला हो सके। नाउ फिर इनमें क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होती है, और स्टोमेटा के दहन, यानी दहन बोला जाता है मुंह को, दहन का मतलब यहाँ पर कौन है, मुंह यानी माउथ का, तो उसको खुलने और बंद होने को क्या करता है, वो रेगुलेट करता है। तो जो बात मैंने बोला कि ये ओपन होगा और क्लोज होगा, तो ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पर क्या होंगे, डिपेंड होंगे किसके बुनियाद पे, कि इसकी जो बाहरी दीवार है वो पतली है और अंदरूनी दीवार वो मोटी है। नाउ फिर ये जो गार्ड खलिये, इन गार्ड खलिये के अतराफ वाले जो खलिये हैं वो अपनी साख्त और साइज को जरूरतन क्या करते रहते हैं, तब्दील करते हैं, और इनको बोला जाता है सबसिडरी सेल।
क्या बोला जाता है इनको? सब्सिडरी खलिए। तो अब जब जरूरत होगी, यानी अभी फॉर एग्जांपल जैसे ये ओपन है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्लोज है, तो अब यहाँ देखो कि ये जो सब्सिडरी खलिए यहाँ के, इन्होंने अपना साइज बढ़ा दिया, और जब वो ओपन हुआ तो ये जो गार्ड खलिए थी, सॉरी सब्सिडरी खलिए थे, उन्होंने अपने साइज को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये सब्सिडरी खलिए क्या करेंगे? गार्ड सेल के खुलने और बंद करने में क्या करेंगे? मदद करेंगे। और खुलने और बंद करने में मदद के दौरान ये खलिए क्या करेंगे? ये कभी अपने आप अपनी जो साख्त है उसको क्या करते रहेंगे? तब्दील करेंगे। कभी इनकी साख्त बड़ी हो जाएगी, कभी इनकी साख्त छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पे बड़ा फर्क याद रखना है ना। उसके बाद स्टोमेटल दहन। स्टोमेटल दहन का मतलब क्या होता है? स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल ओपनिंग यानी सुराख की बात हो रही है या मुंह की बात हो रही है ना। और गार्ड खलिए, स्टोमेटल ओपनिंग, गार्ड खलिए और अतराफ के सब्सिडरी खलिए एक साथ ये क्या कहलाते हैं? स्टोमेटल एपरेटस। यानी ये सबको मिलाकर क्या बोला जाता है? स्टोमेटल एपरेटस। देखिए आमतौर पे एपरेटस हम किसको कहते हैं? एपरेटस हम कहते हैं औजार को। एपरेटस हम किसको कहते हैं? औजार को। यानी हम फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर है तो आपका औजार होगा। आपके औजार क्या हो गए? वो जो स्टेथोस्कोप है कान में लगाते हैं, थर्मामीटर है ना, ये आपके औजार है। अगर आप प्लम्बर है तो पाना होगा, ठीक है। अगर आप गैरेज में वाले तो आपके पास अलग अलग किस्म के नंबर के पाने होंगे, जिसके जरिए आप क्या करेंगे? गाड़ी के चक्के को खोलेंगे, इस तरह से। तो यहां पर एपरेटस बोलने का मतलब क्या है? कि उस पत्ते को स्टोमेटा ओपन करना है, बंद करना है, तो उसके लिए जितनी चीजें चाहिए वो सारी चीजों को मिलाकर क्या बोला गया है? एपरेटस। तो इस तरह से कौन कौन इस स्टोमेटल एपरेटस में? एक होता है खुद स्टोमेटल ओपनिंग यानी ये होल, यानी गार्ड सेल। दूसरा हो गया गार्ड खलिया। तीसरा हो गया उसके अतराफ के मौजूद सब्सिडरी खलिए। ये सब के सब मिलकर क्या बनाएंगे? ये सब मिलकर बनाएंगे स्टोमेटल एपरेटस। तो ये बुनियादी चीज याद रखना है कि जब हम खलिए की अंदरूनी साख्त की बात कर रहे हैं, सॉरी, हम जब पौधों की अंदरूनी साख्त की बात कर रहे हैं, तो पौधों की अंदरूनी साख्त में सबसे पहले हमने एपिडर्मिस की बात की, और एपिडर्मिस को बनाने वाले अलग अलग खलियों की हमने बात की। और उन खलियों के अंदर हमने सबसे पहले बोला कि एपिडर्मिस में जो सबसे पहली चीज होती है वो क्या होती है? उनके अतराफ में उनकी जो तय होती है वहां पर होती है स्टोमेटा। नाउ अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर जो एपिडर्मल खलिए होते हैं उनमें बहुत सारे बाल होते हैं। बहुत सारे उनके पास क्या होते हैं? बाल। इंग्लिश में उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है हेयर्स। जिस तरह से हमारे बाल है, हमारे हेयर है। नाउ रूट हेयर एक है, उसको बोला जाता है रूट हेयर। नाउ रूट हेयर मतलब किसकी बात हो रही है? जड़ बाल। याद आ रहा है हमने जड़ के ऊपर पढ़ा था। जड़ जब हमने पढ़ा था तो हमने जड़ों के ऊपर कहा था कि उनके अंदर क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। हमने कहा था रूट कैप होती है, टोपी होती है, जड़ टोपी। ना रूट हेयर यककलवी और लंबे होते हैं, यानी एक ही खलवे से बना है और लंबे लंबे होते हैं। और जमीन से ये क्या करते हैं? ये गैर नामियाती मरकबात को जज्ब करते हैं, पानी को जज्ब करते हैं। यानी मैंने इससे पहले भी हमारी बात हुई है सिंपल कि रूट का जो काम होता है वो क्या होता है? इंजिजाब होता है, एब्जॉर्प्शन। क्या जज्ब करेगा? तो गैर नामियाती मरकबात और साथ में पानी को जज्ब करेंगे ना। इसी तरह से तनों की अगर बात करते हैं तो तनों की एपिडर्मिस पर बाल होते हैं। अब यहाँ जो बाल होते हैं उनको बोला जाता है ट्राइकोम्स। क्या बोला जाता है? ट्राइकोम्स। और ये जो ट्राइकोम्स होते हैं अक्सर कसीर खलवी होते हैं। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जड़ के ऊपर जो हेयर है वो ये खलवी है। तनों के ऊपर जो हेयर है, बाल है, वो कसीर खलवी है। जड़ों के ऊपर जो बाल है वो कसीर खलवी है। दूसरा बात कि ये जड़ों के ऊपर जो बाल होते हैं उनको बुलाया जाता है ट्राइकोम्स। क्या बुलाया जाता है इनको? ट्राइकोम्स। जड़ के ऊपर होते हैं तो जड़ बाल, रूट हेयर। ठीक है ना। ये जो ट्राइकोम्स है ये शाखदार होते हैं, फिर गैर शाखी भी होते हैं। इसी तरह से ये नरम भी हो सकते हैं और कभी सख्त भी हो सकते हैं। फिर ये कभी कभी रसीले भी होते हैं। रसीले का मतलब ये क्या करेंगे? सिक्रीशन करेंगे, कुछ चीजों को बाहर खारिज करेंगे ना। ट्राइकोम्स ट्रांसपीरेशन से होने वाले पानी के नुकसान को रोकने में क्या करते हैं?
मदद करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, मैंने पहले भी बोला, ट्रांसपीरेशन का मतलब ये होता है जब स्ट्रोमेटा ओपन होती है और पत्ते के जरिए, ठीक है, पत्ते के जरिए पानी को बाहर क्या किया जाता है, खारिज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि पत्ते के जरिए जो पानी खारिज हो रहा है वो पानी का नुकसान हो रहा है, और इस पानी के नुकसान की भरपाई करने में मदद कौन कर रहा है, ट्राइकोन, यानी कौन से बाल, जो तने के ऊपर मौजूद बाल है वो पानी के नुकसान की भरपाई में क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। याद रहेगा। तो ये बात याद रखना, ये कि बात किसके मामले में हो रही थी हमारी, ये बात हमारी हो रही थी कौन से वाले टिश्यू के मामले में हो रही थी, एपिडर्मल, बैरूनी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई।